नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही खास कार्यक्रम फिट एंड फाइन में और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। दोस्तों, आज का ये एपिसोड बेहद ही खास होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि क्या इसमें खास है। आज हमारे इस एपिसोड में जो हमारे गेस्ट रहे हैं डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी, आज हम उनके जीवन के शुरू से लेकर के अभी तक के सफ़र की कहानी सुनेंगे उन्हीं के मुँह ज़बानी। तो आज आप इस प्रोग्राम को बिल्कुल भी अंत तक नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आज आपके लिए कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं आज हमारे गेस्ट का, डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। जैसे कि मैंने बताया कि आज का ये प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हर बार हम लोग आपको हमेशा मैं कहती हूँ कि हमारे दर्शक जुड़े हैं। आज हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आज हम जानना चाहते हैं कि क्या आपका सफ़र रहा है, क्या आपने पढ़ाई की, कैसे आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और कैसे आपने मेडिटेशन किया कि आज इतने हेल्दी फिट एंड फाइन आप रहे हैं। तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगी, क्या आप अभी तक आपका सफ़र रहा है? वैसे तो मेरा लौकिक जन्म तो दिल्ली में ही हुआ। अच्छा। और दिल्ली से ही सारी मेरी स्कूलिंग हुई। ओके। स्कूलिंग और फिर कॉलेज में भी यहीं से। फिर मैंने दिल्ली में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो गया था MBBS में। ओके। तो MBBS मेरे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से हो गई, 1980 में पूरी हो गई। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा, मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं सब अर्बन एरियाज़ में, दिल्ली के सब अर्बन एरियाज़ में, तो वहाँ पर कुछ जाके लोगों की सेवा करूँ। ओके। तो मैंने फिर MBBS करने के बाद 1 साल इंटर्नशिप और 1 साल हाउस जॉब किया। तो उसमें फिर मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था कि तो मैंने एक सेमी अर्बन एरिया में जाके अपना एक क्लिनिक शुरू किया और जल्दी एक अस्पताल बना लिया। और बहुत फेमस हो गया था उस एरिया में मैं। और मुझे मतलब ये था कि सुबह मैं 7 बजे क्लिनिक पे जाता था और रात को 11 बजे घर आता था। अच्छा। कभी कभी मुझे लंच करने का टाइम भी नहीं, बाहर पेशेंट्स की इतनी लाइन लगी होती थी, अंदर कुछ बेड्स थे वो भी भर जाते थे। वो रोड के दोनों तरफ बेड, लोग अपनी अपनी चारपाई लेके आ जाते थे और उस पर ही दवाइयाँ चलती रहती थी लोगों की। उनका इलाज मेरे असिस्टेंट और मैं मिलके सब पेशेंट देखते थे। ओके। दिन में 2:30-3 बजे तक मैं लंच करता था, 2:30-3 बजे फ्री होता था, लंच करके फिर तुरंत अस्पताल वापस आ जाता था और फिर पेशेंट रात को 11 बजे तक देखता था। मतलब डे एंड नाइट में पेशेंट देखता था। अच्छा। बहुत बिजी लाइफ चली जा रही थी। तो मुझे याद है मेरा 15 जनवरी का दिन था, जो मेरा लौकिक बर्थडे भी है। ओके। तो उस दिन मैं जो है अपने क्लिनिक पे पेशेंट देख रहा था, तो एक ब्रह्मा कुमारी बहन हमारे हॉस्पिटल में आई। वो बाहर आके बैठ गई। अच्छा। जहाँ पेशेंट बैठते हैं वहाँ बैठी रही, काफ़ी देर बैठी रही। और मैंने सोचा कि बाद में मेरी नज़र बाद में गई तो पहले ही बुला लेता, क्योंकि मेरे बचपन से मेरा ब्रह्मा कुमारी से कनेक्शन तो था, क्योंकि हमारे माता पिता 1968 से ज्ञान में थे और हमारा जाना जाना दिल्ली पांडव भवन में होता था। और जितने भी प्रोग्राम ब्रह्मा कुमारी के होते थे तो मैं माता पिता के साथ जाता था। और गुरुवार के दिन तो जाते ही जाते थे सेंटर पे, या संडे को जाते थे। वहीं दिल्ली में ही कोई दिल्ली में ही, हाँ, हमारे घर में गीता पाठशाला शुरू हुई 68 में। ओके। और वहाँ से ही फिर वहाँ का सेंटर तैयार हुआ। तो उस तरह से हमने बचपन से मैं ब्रह्मा कुमारी से कनेक्शन में रहा 9 साल की उम्र से। और फिर जैसे जैसे बड़े हुए, फिर बाद में कॉलेज में आ गए तो नेचुरली फिर डिस्कनेक्शन थोड़ा हो गया। बाकी जितने दिल्ली का मेला, 73 का मेला, 81 का जो लाल किला ग्राउंड में, जब तब मैं MBBS कर चुका था। तो तब भी मैं उसमें गया था अपने सर के साथ, अपने टीचर के साथ। तो लगभग ब्रह्मा कुमारी से सारे प्रोग्राम्स में जाता रहा। कि तो फिर क्या हुआ, फिर ये मैं बिज़ी हो गया प्रैक्टिस में। और बिज़ी हो गया तो मुझे उस दिन 15 जनवरी 1986 की बात है। तो तब मैंने वो जो दीदी आई 2:30 बजे के आसपास, मेरे पेशेंट पूरे हुए, तो तब वो अंदर आई और आकर के मुझे कहा, डॉक्टर साहब मुझे ना, हम यहाँ पे आज प्रदर्शनी लगा रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है तो आप जो है उसका उद्घाटन करें। अच्छा। तो मैंने कहा दीदी मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मेरे से क्या, आप यहाँ के MLA हैं उनसे कराइए, या यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे कराइए, नगर निगम के पार्षद उनसे कराइए, या नगर की जो यहाँ की जो प्रधान है उनसे कराइए। तो उन्हें कहती नहीं, आपको बहुत, आप इस एरिया में, मैंने यहाँ बात की लोगों से, जिनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर गुप्ता बहुत फेमस हैं और सब लोग उनको बहुत रिगार्ड देते हैं, तो आप करेंगे उद्घाटन तो बहुत अच्छा होगा, सभी लोग आएंगे। ओके। तो मैं एक्चुअली वो शायद 11 बजे ही मिली थी मुझे, हाँ 11 बजे मिली थी, 2:30 बजे तो मैं गया था उनके यहाँ, तो 11 बजे मिली थी। तो फिर मैंने हाँ कर दी थी। तो मैं फिर 2:30 बजे जब पेशेंट पूरे हुए तो मैं वहाँ पे पहुँचा, उनके जहाँ पर प्रदर्शनी थी, ये राजयोगा जी की एग्जीबिशन थी।
तो जब मैं कैंची से रिबन काट रहे थे ना हम लोग, जब उद्घाटन करते हैं, तो मुझे अंदर से आवाज़ आई कि मैं समझता था मैं बहुत बिज़ी हूँ, बहुत बिज़ी हूँ, एज ए डॉक्टर बहुत बिज़ी हूँ मैं, दिन रात पेशेंट, रात में घर में भी लोग आते थे फिर, ओके। क्योंकि जो सीरियस होते थे रात में भी आ जाते थे, रात में फिर बेल दबाते थे, फिर रात में उठ के देखते था। तो मैं सोचता मैं तो बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूँ, अंदर से फीलिंग ऐसी होती थी। गांव का बच्चा बच्चा मेरे को जानता था। अच्छा। उस गांव या सबर जो सबर टाउन थी उसका, मैं जाता था तो लोग मुझे, छोटे बच्चे भी, इतने इतने बच्चे ना, छोटे बच्चे, नंगे नंगे बच्चे भी घूमते सड़क पे, तो मेरे को नमस्ते करते थे। अच्छा। तो बहुत लोग मतलब रेस्पेक्ट देते थे। तो मेरे को जैसे जैसे वो रिबन काटते काटते मुझे आवाज़ आई, क्या तुम जो सब कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, कैसे सारी दुनिया ठीक हो जाएगी? ओके, मतलब अंदर से एक फीलिंग आई। हाँ, मुझे ऐसे अंदर से आवाज़ आई कि क्या तुम सब कर रहे हो, ये जो कर रहे हो, दिन रात पेशेंट देख रहे हो, कैसे सारी दुनिया ठीक हो जाएगी? तो मैंने कहा ये कैसे, कहाँ से आवाज़ आई? देखा आसपास कोई था तो नहीं, और साथ में बहन जी खड़ी थी और भी कुछ गांव के लोग खड़े थे, उस टाउन के लोग खड़े थे। तो भैया तो कोई ऐसा ऐसे नहीं, ऐसा कहाँ से कौन मुझे बोलेगा? फिर जब वो बहन दीदी जो हमारी वो एग्जीबिशन समझाने लगी मुझे, तो समझाती रही, ये आत्मा का लेसन है, परमात्मा का, शिव बाबा का, शिव बाबा कौन है, कैसे कैसे समझा रही थी। क्योंकि तुम लगातार मेरी बुद्धि में ये आवाज़ आ रही थी अंदर से, क्या तुम जो कर रहे हो इससे सारी दुनिया ठीक हो जाएगी? क्या इससे सारी दुनिया ठीक हो जाएगी? फिर कई बार ये खाली इतनी लाइन है, क्या इससे सारी दुनिया ठीक हो जाएगी? क्या तुम जो ये कर रहे हो इससे सारी दुनिया ठीक हो जाएगी? वो लगभग 10 चित्र थे, सारे समझा, सारे के सारे चित्र, लेकिन मैंने सुने नहीं, क्योंकि मेरी बुद्धि में लगातार वही आवाज़ आ रही है। ओके। तो मैं बुद्धि में वो आवाज़, क्योंकि चित्र तो मेरे सारे देखे हुए थे, हमारी ड्राइंग रूम में लगे हुए थे सारे चित्र, यही पूरी एग्जीबिशन लगी हुई थी। तो मैं पूरा हो गया, पूरा उसके बाद घर आ गया, लंच किया, घर रहा था, लंच में भी यही आवाज़ मेरे कान में आई जा रही है। लंच में भी लगातार यही आवाज़, क्या तुम सारी दुनिया को ठीक कर लोगे? क्या तुम जो तुम कर रहे हो, दिन रात काम कर रहे हो, इससे सारी दुनिया ठीक हो जाएगी? बार बार हट होता है। मैं थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा चलो आधा घंटा लेट जाता हूँ, फिर वापस क्लिनिक पे 4 बजे जाना होता था, 3 तो बज गए थे। तो फिर करते करते फिर मैं यही आवाज़ सोते सोते भी आ रही है, उठ के वापस गया अपने क्लिनिक पे, तो भी ये आवाज़ आई जा रही है। शाम को मैं पेशेंट देखते था तो भी यही आवाज़ आई जा रही है, सारा लगातार ये आवाज़ आ रही है। मैं बड़ा घबरा, मतलब एक तरह से अजीब सा मुझे हो गया, क्या ये क्या हो गया, मेरे दिमाग को डिफेक्ट आ गया, क्या हो गया? तो शाम को मैं 10 बजे के आसपास घर आया, तो मेरी जो वाइफ है ना, युगल है जो, वो मुझे काफ़ी समय से बोल रही थी कि मुझे अपने यहाँ माता पिता के पास जाना है। ओके। और ये बुधवार का दिन था जिस दिन ये था, तो थर्सडे का दिन था, नेक्स्ट डे थर्सडे था। तो मैंने कहा अच्छा, मैं रात को मैंने बोला अच्छा ठीक है, कल सुबह सुबह हम आपके यहाँ चलते हैं ना। तो चलो, आपको बहुत दिन से बोल रहे हो, मैं चलो हम कल वहाँ जाएंगे और आपको छोड़ के आ जाऊँगा, फिर आप जितने दिन रहना, 10 दिन 15 दिन रहना, जब आपका दिल करे मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा लेने के लिए। तो मैं अगले दिन उनको छोड़ा है, बेटा मेरा उस समय था कोई 1-1.5 साल का था। तो उनको छोड़ के आ गया, उनके अपने इन-लॉज़ के यहाँ छोड़ के आ गया और आकर के फिर ये आवाज़ लगातार आती जाए। अच्छा। इतने ही मतलब 16 जनवरी आ गई, तो उसके बाद ये आती जाए। तो मेरे को फिर इतना अंदर से लगन लगाई, मैंने सोचता था मैं कैसे कर लूँगा सारी दुनिया ठीक। 150-200 मरीज़ आते हैं, देखता हूँ, दवाइयाँ लिखता हूँ, दवाइयाँ देता हूँ, और लोग सीरियस भी होते हैं, किसी को डायरिया होता है, किसी को हैजा होता है, किसी को कुछ होता है, निमोनिया होता है, दवाई देते हैं ठीक हो जाते हैं, किसी को और हार्ट की तकलीफ़ होती है, किसी को ठीक हो जाते हैं, जितने जो बहुत सीरियस है उनको आगे रेफ़र कर देते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि मैं सारी दुनिया ठीक कर लूँगा। तो मेरे को मतलब अंदर से आया कि मैंने पिताजी को बोला 30 जनवरी को कि पिताजी अभी मैं ये बंद कर रहा हूँ हॉस्पिटल ये। क्यों? मैंने कहा पिताजी मेरे को बुद्धि में आया कि इससे नहीं, यहाँ से नहीं, मुझे लगता है मुझे एमडी करनी चाहिए। तो मैंने एमडी नहीं की, सिर्फ एमबीबीएस ही था। तो मैंने कहा शायद मुझे एमडी करने से मेरे को और नॉलेज मिलेगी ना, तो हो सकता है मैं सारी दुनिया को कुछ ठीक करने का प्लान मिल जाएगा। अच्छा। तो मेरी बुद्धि में ऐसा अंदर से सर्च शुरू हुई। तो मैंने कहा पिताजी मैं ना अभी एमडी करूँगा। कहते बेटा क्यों, एमडी की क्या आवश्यकता है? तो मैं तो तुम्हारे लोग तुम्हें पूछते हैं इस एरिया में, तो इतना पूजन तुम्हारा होता है। उन्हीं दिनों मुझे ये कहा गया था कि आप इलेक्शन होने वाले थे, तो मेरे को कहा गया कि आप यहाँ से एमपी के इलेक्शन लड़ो। तब मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी। अच्छा। 27-28 साल की हो गई। ओके। तो मेरे को इलेक्शन की भी ऑफ़र आई थी एक पार्टी की तरफ से कि आप हमारे यहाँ से आउटर दिल्ली से एमपी का इलेक्शन लड़ लो। अच्छा। तो
मैंने तो मना कर दिया कि मैं इसकी चीज़ के लिए नहीं बनाऊँ, इलेक्शन वगैरह के लिए। तो मतलब क्योंकि पॉपुलर बहुत था, लोग डॉक्टर के रूप में सोचते थे डॉक्टर शायद ये पॉपुलर है तो ये MP का इलेक्शन जीत जाएगा, हमारी पार्टी की एक सीट हो जाएगी, तो वो हमने मना किया। तो फिर जो है मैंने पिताजी को बताया, तो पिताजी ने कहा नहीं बेटा, हम तुम्हारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, तुम्हें MD चाहिए ना, एक MD को अपने आगे रख लो, वो काम करेगा, तुम आराम करना। क्या उसको सैलरी दे देंगे, जितनी सैलरी चाहिए उसको दे देंगे, तुम आराम से घर में आराम से आराम करना, थोड़ा 2 घंटा सुबह शाम जाना, नहीं तो मत जाना, एक टाइम जाना, 2 टाइम मत जाना, तुम रिलैक्स रहो, है ना। नहीं मुझे खुद को पढ़ना है, मेरे फादर को। तो उसने क्या ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारा दिल करे वैसे कर लो, भले तुम 2-3 साल MD करके आ जाओ, 2 साल की MD, तब 2 साल की MD होती थी, तुम करके आ जाओ। तो मैंने 5 फरवरी को अपना हॉस्पिटल बंद कर दिया, लॉक कर दिया उसको। अच्छा। तो लोगों ने कहा शायद डॉक्टर गुप्ता का दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि इनके दिमाग अचानक इतना अच्छा चलता हुआ क्लिनिक, इतना अच्छा चलता हुआ हॉस्पिटल को अचानक बंद कर दे, है ना। और मैं 5 फरवरी को अपने जो हमारे कुछ रिलेटिव्स थे, उनका फार्म हाउस था पास में ही, तो मैं वहाँ पर उस फार्म हाउस पर चला गया, अपनी किताबें रख के स्कूटर पे, और वहाँ जाके मैंने अपनी किताबें रख के वहाँ पढ़ना शुरू किया, PG की तैयारी करनी, PG एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो मैं 2 महीने तैयारी की, मेरा सिलेक्शन एम्स में हो गया, PGI चंडीगढ़ में हो गया, और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हो गया। तो मैंने एम्स में ज्वाइन कर लिया। तो एम्स में ज्वाइन किया, तो फिर मैं जब मेरा हो गया, मुझे रेजिडेंस मिल गया, तब मैं वाइफ को मैं 16 जनवरी को छोड़ने गया था, और उसके बाद मैं उनको लेके आया, अगस्त में लेके आया। अच्छा। क्योंकि मैं PG की तैयारी की, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर सब कुछ करके फिर अगस्त में उनको लेके आया। तो बाबा का, परमात्मा का प्लान क्या था उसके पीछे, कि मुझे, क्योंकि मैं बहुत बिजी था वहाँ पर, तो जब मैं आया एम्स में ज्वाइन किया, तो जहाँ मैं घर मिला एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स के पास, बीच में जो है हमारा एम्स था और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, और बीच में ब्रह्मा कुमारी सेंटर पड़ता था। और उस तरफ उपहार सिनेमा था, एक तरफ अदर साइड दिल्ली में उपहार सिनेमा था। तो कभी कभी हमारा सेकंड सैटरडे हमारा हाफ डे होता था। वैसे तो हम बहुत बिजी रहते थे, रात को मैं सुबह 7 बजे जाता था हॉस्पिटल, रात को 2 बजे 1-2 बजे घर आता था, इतना बिजी रहते थे। तो उस दिन सेकंड सैटरडे कभी कभी हम पिक्चर देखने जाते थे उपहार सिनेमा पे, एक ही सिनेमा था पास में, तो वहीं जाते थे। तो मैं जो है उस दिन, मैं, मेरी वाइफ और बेटा, वो लोग 2.25 साल का था, तो हम, वो आगे खड़ा था और पीछे वाइफ बैठी थी, तो उसका स्कूटर पे, तो उनकी नज़र ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे पड़ी, उसके बाहर लिखा था गेटवे टू हेवन। तो वाइफ ने कहा नहीं देखो आप तो वहाँ जा रहे हैं ना हम लोग सिनेमा हॉल में, तो वो तो गेटवे टू हेल है ना, उतना नरक जैसा होता है ना वहाँ, तो अंधेरे में जाके बैठो, बेटा हमारा दुखी अंधेरे में बैठना नहीं चाहता, मुझे बाहर लेके आना पड़ता है उसको, आप अंदर बैठे रहते हो, मैं बाहर इसको लेके इधर उधर घूमता रहता है, ये मैं इसके पीछे पीछे घूमती रहती हूँ। अच्छा बैठती है तो भी चैन से बैठने नहीं देता है, तो मेरे को वहाँ नहीं जाना है, मेरे को तो इसके अंदर जाना है। तो जब हम गए, अंदर गए, सेंटर में गए, तो वहाँ म्यूज़ियम था एक साउथ एक्सटेंशन में, तो म्यूज़ियम में मैं देखा, तो पहला चित्र ही देखा, तो उनको भी वो लगा कि नहीं ये सचमुच यही सत्य है, यही सत्य है। पहले परमात्मा का चित्र था, फिर आत्मा का चित्र था, आत्मा सोल प्लस बॉडी, एक तरफ बॉडी दिखाई थी, एक तरफ आत्मा दिखाई थी। तो मैं कौन हूँ, ऐसा था ना, ये हड्डी मांस का पुतला हूँ या इसमें चलने वाली मैं शक्ति हूँ, आत्मा। तो मेरे को बहुत लॉजिकल लगा, हालांकि बचपन से देखा था, 9 साल की उम्र से हमारे घर में प्रदर्शनी लगी थी, ये चित्र भी था, कभी इस तरह की बात चली नहीं थी, समय की बात होती है ना। तो 1968 से देख रहा था, किंतु उस दिन मेरी बुद्धि में लगा नहीं यही दिस इज़ द ट्रूथ। और ये साइंस को भी, मेरे साइंटिफिक लॉजिकल बुद्धि थी, उसको भी अपील कर रहा था कि ये तो डेड बॉडी है, तो मरने के बाद भी होती है, और ये आत्मा है, तो ये आत्मा इसको एनलाइनमेंट करती है। आत्मा के बाद 3 सूक्ष्म शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार, इसको चलाती हैं, और उसके अंदर 7 एनर्जी है जिससे शरीर को एक्टिव करती है। आत्मा निकलती, 7 एनर्जी भी खत्म हो जाती है, और मन बुद्धि संस्कार की वो भी खत्म हो जाती है, डेड बॉडी बन जाती, शव बन जाता है। तो ये मेरे को समझ में आया। तो फिर आत्मा का आया, फिर और बातें आई, समझी, तो बड़ा साइंटिफिक लगा, मतलब लॉजिकल माइंड को कन्विंस हो गया कि नहीं है दिस इज व्हाट इज़ द ट्रूथ। तो फिर तो मुझे थोड़ा टाइम मिलता, क्योंकि हमसे सिर्फ 3 मिनट की दूरी पे था सेंटर, मैं स्कूटर से निकले और 3 मिनट में आ गए सेंटर पे। तो 5-10 मिनट मेडिटेशन करना शुरू किया, धीरे धीरे करना शुरू किया, कोर्स किया, तो समझ में आया बहुत अच्छी से बात। तो तब से बस ऐसे परमात्मा ने मुझे, जहाँ मैं बहुत बिजी था,
वहाँ से परमात्मा ने मुझे निकाला और यहाँ पर मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर के कनेक्शन में आया, है ना। ओके। इसी तरह से मेरा एक 1986 में सितंबर में मेरा जन्म हुआ। ओके। इसमें ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। जी। तो मैं भगवान को मैं पहचान पाया, किंतु जैसे ही मैंने पहचान लिया, 4-5 दिन के बाद ही पहचान लिया अच्छे से, तब से फिर मैंने अमृत वेला कभी नहीं छोड़ा। 4 बजे उठ के मेडिटेशन करना और फिर मुरली सुनना शुरू कर दी, है ना। अच्छा। और साथ में मेरी वाइफ ने भी, और बच्चा तो था ही छोटा सा, तो वो भी हम तीनों सेंटर पे आने लगे। ओके। तो फिर मेरे को दिल्ली में, मेरे को एम्स इतना पसंद नहीं आ रहा था, बहुत हैवी था, प्लस मेरे को इतना नहीं अच्छा। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया, फिर वहाँ से फिर मैंने एमडी मेडिसिन की। ओके। तो एमडी मेडिसिन की, और एमडी मेडिसिन करने के बाद फिर इन्हीं दिनों मेरे को मतलब राजयोग का मेडिटेशन, क्योंकि मेरा रेगुलर था, इवन मेरा एमडी का जब एग्ज़ाम था उस दिन भी मैं मुरली सुनने के लिए गया। 9:30 मेरा एग्ज़ाम था और उसके बाद में मैं पहले मुरली सुनने गया। थ्योरी का एग्ज़ाम था, उस दिन मैं मुरली सुनने गया। मैंने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। ओके। अपने मैं टॉप किया पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ओके। जब मुझे एग्ज़ाम मेरा हुआ तो मैं सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया, क्योंकि सभी ने एग्जामिनर्स ने कहा ये बहुत सबसे अच्छा लड़का, मतलब क्योंकि मुझे लगा कि परमात्मा हर समय मेरे साथ है। जो क्वेश्चन मुझे एग्जामिनर पूछ रहे थे मेरे को पहले से बुद्धि में टच हो रहे थे, और मुझे ऐसा लगा था भगवान मेरे साथ है। तो एग्जामिनर्स काफ़ी इम्प्रेस हुए। ओके। और मैंने वो एम्स का सीट रिज़ाइन कर दी और फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया। और वहाँ पर मैंने फिर मैं रेगुलर हम मुरली सुनते रहे, अमृत वेला योग करते रहे, और हालांकि दिन रात ड्यूटी करता था, फिर भी मेरे को ये मेरी मैडम थी, जो मतलब जो मेरी गाइड थी, वो बहुत अच्छा लाइक करती थी, और भी डिफरेंट दूसरे यूनिट के भी लोग बहुत लाइक करते थे, और सिंसियरली मैं पेशेंट देख पाता था। तो लोग मुझे काफ़ी मतलब उससे रहते थे। तो उन्हीं दिनों फिर मैं रिसर्च की, मेडिटेशन की, एपिलेप्सी पे किया। जो एपिलेप्सी होते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना, उस पर फिर मेरे को ये लगा कि हम लोग इस पर रिसर्च करनी चाहिए। क्योंकि मैं एपिलेप्सी क्लिनिक चलाता था, RML हॉस्पिटल, अच्छा, जो विलिंगडन हॉस्पिटल जिसे कहते थे, वहाँ पर मेरे को उसकी ड्यूटी मिली थी। तो मैं 2 दिन हफ्ते में दिन वो मैं उसकी ड्यूटी। तो एपिलेप्सी के मरीज 70% लोग एपिलेप्सी के जो ऐसे होते हैं जो कि वो उनके कितनी दवाई दो तो ठीक नहीं होते, दौरे आते ही रहते हैं। तो वहाँ पर फिर हमने एपिलेप्सी पे रिसर्च की कि मेडिटेशन का रोल क्या होता है। एक साथ में एक फिजियोलॉजी की स्टूडेंट थी, PhD कर रही थी, उसके साथ मिलके हमने एक काम किया। तो उसमें मेडिटेशन को सिखाया गया और उसके द्वारा क्या इफ़ेक्ट आता है वो हमने देखा कि मेडिटेशन से कैसे। निर्मला देवी का एक सहज योगा होता था कि उसका इफेक्ट देखा हमने। कहा देख, मेडिटेशन करने से लोगों के दौरे भी कंट्रोल हो जाते हैं, दवाई से भी कंट्रोल नहीं होता। ये मेरे को फर्दर अंदर से कंसोलिडेशन मिला, है ना। तो फिर मेरा MD वहाँ से पूरा हो गया, और MD पूरा होने के बाद फिर मैं ब्रह्मा कुमारी में आना जाना तो था, माउंट आबू आता था, और माउंट आबू आने के बाद फिर जो है मेरा इन दिनों मैं जो है यहाँ पर आया हुआ था, तभी ये हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू वाला, तब उसके बारे में मीटिंग्स हो रही थी। तो मैं पहला डॉक्टर था जिसका सिलेक्शन हुआ फॉर दिस ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के लिए कि मैंने जब दादी ने कहा कि हॉस्पिटल तो बना रहे हैं कि तो इसमें डॉक्टर कौन आएगा सेवा करने के लिए, तो तब मैंने सबसे पहले मैंने कहा था कि दादी मैं यहाँ के सेवा करूँगा। अच्छा। मैं दिल्ली छोड़ के आ जाऊँगा और मैं यहाँ के सेवा करूँगा। तो दादी बहुत खुश हुई थी इस वजह से, दादी प्रकाश मणि जी। हाँ, बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने चीज़ें बताई हैं कि कैसे आपका सफ़र इतना सुंदर, मैं बोलूँगी कि, और बहुत अनुभव भरा रहा है। आपने अपने अनुभव यहाँ शेयर किए हमारे दर्शकों के साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसे कि दर्शकों आपने जाना है कि डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी का कैसा जीवन का सफ़र रहा, लेकिन अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि किस तरह की रिसर्च इन्होंने आगे की, किस तरह के लोगों को इन्होंने अपने मेडिटेशन से ठीक किया। बहुत कुछ हम लोग जानेंगे। आप हमारा प्रोग्राम बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलो, इन्हीं उम्मीदों के साथ आप हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम ज़रूर देखेंगे। आप सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।